Hello friends and students, in our today's video session, we are going to study the part 6 of Civil Procedure Code 1908. आज की हमारी जो वीडियो है वो है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में, जो कि गिवन है सेक्शन नंबर 94 और सेक्शन नंबर 38 के अंदर। सेक्शन नंबर 94, सेक्शन नंबर 95 के अंदर, जो कि गवर्न होता है ऑर्डर नंबर 38 से। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 94 से। सेक्शन नंबर 94 हमारा बात करता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में। आइए से एक बार देख लेते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ इट इज टू प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो हमारा जो जस्टिस हमें मिलना होता है उस जस्टिस को एंड करने के लिए, यानी कि अगर कोई भी केस है हमारा जो कि कोर्ट के अंदर आया है, तो अब वो दो पार्टीज के बीच में चलेगा। अब जिसने डाला है वो तो कोर्ट में आएगा ही, क्योंकि उसको तो जस्टिस चाहिए। लेकिन अब एंड ऑफ जस्टिस हो उसके लिए कोर्ट कुछ प्रिवेंशंस लेती है। अब वो प्रिवेंशंस जो होते हैं वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट होते हैं और वो लेने ज़रूरी होते हैं, ताकि डिफेंडेंट जो है वो जब जस्टिस हो, जब डिक्री आए हमारी, तो उस टाइम पर या उससे डिक्री के आने से पहले जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ रिकवर होने वाली है, या फिर जो डिफेंडेंट की अपीयरेंस है, वो डिफेंडेंट आकर के अपीयर हो, कहीं भाग ना जाए, जो उसको देना है उससे बच ना जाए डिक्री आने के बाद भी। तो उस चीज़ की एक प्रिवेंशन के लिए कोर्ट क्या करती है, अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स उठाती है। तो वही सब कुछ हमारा गिवन है ऑर्डर नंबर 38 के अंदर भी और सेक्शन नंबर 95 के अंदर भी। तो ऑर्डर नंबर 38 का रूल 1 से लेकर के 4 तक में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जो हम यहाँ पर भी सेक्शन नंबर 95 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए के अंदर पढ़ने वाले हैं। इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। यानी कि सबसे पहले तो कोर्ट जो है वो एक वारंट इशू कर देगी अरेस्ट करने के लिए डिफेंडेंट को, और फिर उसके बाद में कोर्ट ये बोलेगी कि आप ये कॉज बताओ, एक कॉज बताओ, शो कॉज बोलेगी उसको कि आप ये कॉज बताओ कि हम आपको किस लिए अरेस्ट ना करें और आप हमको क्या सिक्योरिटी देंगे कि आप कोर्ट की जो भी नेक्स्ट डेट्स होंगी उसके अंदर आप अपीयर होंगे। तो कोर्ट को चाहिए कि भाई डिफेंडेंट जो है अपनी हर डेट के अंदर अपीयर हो। तो फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट कोर्ट क्या करेगी, उससे एक सिक्योरिटी ले लेगी, और अगर वो सिक्योरिटी को देने में फेल होता है तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन के अंदर भी भेज देगी। एंड इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी कमिट हिम टू द सिविल प्रिजनर। तो अगर कोई भी डिफेंडेंट सिक्योरिटी देने से पीछे हटता है या फिर फेल हो जाता है तो उसको कोर्ट क्या करेगी, उसे सिविल प्रिजन के अंदर बंद कर देगी। कब तक के लिए, जब तक कि वो सिक्योरिटी दे नहीं देता। ये ज्यादातर जो है रिकवरी के केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और जहां पर भी डिफेंडेंट कोर्ट को ये लगता है कि डिफेंडेंट जो है वो भाग सकता है, टेरिटरी को छोड़ सकता है, या फिर जो जिस प्रॉपर्टी को ऊपर केस आया है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर उसको बेच सकता है, उसको खत्म कर सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक सिक्योरिटी ले लेगी उससे कि जब तक आप ये केस चल रहा है इस चीज को आप खत्म नहीं करेंगे, और ना ही आप कहीं गायब होंगे। आपको अपीयर होना है कोर्ट के अंदर तो आप टाइम पर डेट पर आकर के अपीयर होंगे। तो ये चीज हमारी ऑर्डर नंबर 38 के अंदर रूल 1 से लेकर के 4 में भी गिवन है। अब इसका हमारा बी पार्ट कहता है डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। यानी कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है डिफेंडेंट को बोलेगी कि आप या तो सिक्योरिटी को फर्निश करो, एक सिक्योरिटी अमाउंट बोल देगी और बोलेगी कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को आपको यहाँ पर कोर्ट में ला करके जमा कराना होगा, या बोलेगी कि प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है आपसे आप उसको ला करके कोर्ट को एज अ सिक्योरिटी दें। और कोर्ट ये भी ऑर्डर भी दे सकती है उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने का। ये हमारा ऑर्डर नंबर 38 के अंदर रूल 5 से लेकर के 13 के अंदर गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सी पॉइंट क्या कहता है, सी कहता है ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी thereof the civil prison and order his property be attached and sold।
तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकती है, यानी कि कोई टेम्पररी ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि ये जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, ये जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। तो वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक केस चल रहा होता है तब तक के लिए कोर्ट एक इंजंक्शन लगा देती है कि आप इस चीज को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसके साथ में, ठीक है। और अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको सिविल प्रिजन के अंदर कोर्ट बंद कर सकती है। हमारा डी पॉइंट कहता है अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। तो डी पॉइंट हमारा सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि किसी रिसीवर को अपॉइंट करने की जरूरत है जो जाकर के प्रॉपर्टी का मुआयना करे और उसको अगर बेचना है तो बेचे और उसको अटैच करके अपने पास रखना है तो उसको अटैच करके रखे, तो कोर्ट हमारा ऑर्डर 40 के अंदर रिसीवर को अपॉइंट करती है। अभी रिसीवर को अपॉइंट करती है तो मैं एक बात अपने एडवोकेट्स फ्रेंड्स के लिए बताना चाहूँगा कि जो सिविल कोर्ट के अंदर जाकर के हमारे एडवोकेट्स जो हैं वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि उनको एज अ रिसीवर अपॉइंट किया जाए। तो कोर्ट रैंडमली कोई भी एप्लीकेशन निकालती है और चेक करती है कि हाँ भाई किस किस ने अप्लाई कर रखा है रिसीवर के लिए, तो कोर्ट किसी भी एडवोकेट को एज अ रिसीवर अपॉइंट कर देती है, फिर उसको ड्यूटी देती है कि आपको जहाँ पर जाना है इस प्रॉपर्टी को अटैच करना है और इसको सेल करना है। वो रैंडमली इसलिए सिलेक्ट करती है ताकि जो केस उनके पास में आया हुआ है, जो प्रॉपर्टी उनके पास में आई हुई है, उसका किसी भी एडवोकेट के साथ में कोई रिलेशन ना हो। और ऐसे जो रिसीवर अपॉइंट्स होते हैं उनको एक अच्छा खासा पे आउट भी मिलता है कोर्ट की तरफ से, जो दूसरी पार्टी होती है उससे कोर्ट दिलवाती है। तो अगर एडवोकेट्स चाहते हैं तो वो अपना एक रिसीवर का एप्लीकेशन सिविल कोर्ट्स के अंदर भी जा करके, वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ होता है हर कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जा करके डाल सकते हैं। तो ये तो हमारा ऑर्डर नंबर 40 हो गया। अब हमारा जो ई पार्ट है वो कहता है मेक सच अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर एज में अपीयर। तो कोर्ट अगर चाहे तो कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी पास कर सकती है, और ये सब गिवन है हमारा ऑर्डर नंबर 24, 25, 36, 38, 39 और 40 के अंदर। चलिए एक बार अब सेक्शन नंबर 95 को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 95 कहता है कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। यहाँ पर ये कहता है कि मान लीजिए किसी प्लेंटिफ ने कोई प्लेंट अपनी कोर्ट के अंदर डाली है और उसने जिस डिफेंडेंट के खिलाफ डाली है वहां पर कोई इनसफिशिएंट ग्राउंड्स हैं फॉर अटैचमेंट और इंजंक्शन, या फिर प्लेंटिफ डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके लिए अगर कोर्ट को लगता है कि जो ऑर्डर पास हुआ है या फिर जो प्लेंट आई है ये इसका जो ग्राउंड है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड है, तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगी, कोर्ट प्लेंटिफ के ऊपर भी कॉस्ट लगा सकती है। इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट सच अरेस्ट, जो अरेस्ट किया गया है, जो अटैचमेंट की गई है या जो इंजंक्शन अप्लाई की गई है, वो अगर इनसफिशिएंट ग्राउंड के ऊपर है तो कोर्ट क्या करेगी, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स एंड इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर वाज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, प्रोबेबल ग्राउंड है फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम, द डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट। तो डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है, किसके लिए, द कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन अवॉर्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ। यानी कि आपने देखा होगा कि काफी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो किसी के ऊपर झूठा मुकदमा डाल देते हैं। तो अगर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा किसी ने डाल दिया है तो आप उसके ऊपर कंपनसेशन का केस डाल सकते हैं। तो वो यही हमारा सेक्शन नंबर 95 बताता है कि द डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट, डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है, एंड द कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन अवॉर्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय इट्स ऑर्डर सच अमाउंट। तो प्लेंटिफ के ऊपर एक ऑर्डर पास कर देगी कि आपको इतना अमाउंट जो है वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट को देना है, लेकिन वो जो अमाउंट है नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, लेकिन वो जो अमाउंट है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा का नहीं होगा। एज ए डीम अ रीजनेबल कंपनसेशन टू द डिफेंडेंट फॉर द एक्सपेंस और इंजरी इंक्लूडिंग इंजरी टू रेपुटेशन। तो जो डिफेंडेंट को एक्सपेंसेस उसने लगाए हैं या फिर जो इंजरी हुई है, और इंजरी जो है वो रेप्यूटेशन की भी होती है। सपोज कीजिए कि आपके ऊपर किसी ने केस डाला है और आप कोर्ट के अंदर आते हैं और दुनिया वालों को पता चलता है कि आपके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, तो उससे क्या होता है, आपकी एक रेप्यूटेशन भी डाउन होती है। तो अगर वो इंजरी आपकी रेप्यूटेशन की भी हुई है तब भी आप उसके ऊपर कंपनसेशन का केस डाल सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट कोर्ट शैल नॉट अवॉर्ड अंडर दिस सेक्शन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इट्स पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन।
पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो मैंने बहुत पहले अपनी वीडियोस के अंदर समझा चुका हूँ। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन वो होती है जो कोर्ट की एक पावर होती है कि आप सिर्फ इतने ही अमाउंट तक का जो केस होगा, जैसे मान लीजिए 50 लाख का होगा, 2 करोड़ का होगा, तो 50 लाख की पिक्यूनरी की ज्यूरिसडिक्शन है तो वो छोटा कोर्ट देखेगा, 2 करोड़ का है तो फिर वो बड़ा कोर्ट देखेगा। तो जो भी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की होगी, कोर्ट उसके अंडर के अंदर ही जो अवार्ड होगा, जो कंपनसेशन के जो केस आया उसके अंदर जो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, अवार्ड पास किया है, वो उससे ज्यादा का नहीं होगा। सेक्शन 95 हमारा सिर्फ इतनी सी बात बताता है। अब चलिए थोड़ा सा हम इसका सेकंड पार्ट और देख लें। एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन। यानी कि अगर कोर्ट ने एक बार, आपने डिफेंडेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई है किसी केस के अंदर कि भाई ये इनसफिशिएंट ग्राउंड था और मुझे इसके लिए कंपनसेशन चाहिए, और एक बार वो एप्लीकेशन लग गई और उसके ऊपर कोर्ट ने अपना ऑर्डर भी दे दिया, एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन, तो वो जो ऑर्डर होगा वो बार कर देगा कोई और सूट ले जाने के लिए फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जो अरेस्ट पहले डिफेंडेंट की पहले हुई है, या फिर अरेस्ट या फिर अटैचमेंट हुई है डिफेंडेंट की, या फिर उसके ऊपर कोई इंजंक्शन लगाई गई है, तो उस चीज के लिए दोबारा से कंपनसेशन के लिए वो कोई नया केस लेकर के कोर्ट के अंदर दोबारा नहीं आ सकता, अगर कोर्ट ने सेक्शन 95 के सब सेक्शन 1 के हिसाब से ऑर्डर पास कर दिया है। तो अब हम एक बार ऑर्डर नंबर 38 को देखते हैं। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, यानी कि जो जजमेंट होती है हमारी, कोर्ट जब कोई भी ऑर्डर पास करता है, कोई केस आता है, उसके एंड में जो जस्टिस होने वाला होता है, उससे पहले भी कोर्ट चाहे तो डिफेंडेंट को अरेस्ट या फिर अटैचमेंट कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी को। तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है, वेयर द डिफेंडेंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। रूल नंबर 1 के अंदर कहता है अगर डिफेंडेंट को बोला गया है कि आपको सिक्योरिटी फर्निश करनी है फॉर अपीयरेंस, वेयर एट एनी स्टेज ऑफ सूट, किसी भी सूट स्टेज पे, अगर सूट हमारा स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे, सूट थोड़ा सा आगे चल रहा है उस टाइम पे, सूट खत्म होने वाला उस टाइम पे, तो किसी भी स्टेज के ऊपर अदर देन द सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 16, उन सूट्स को हम छोड़ देते हैं जो जिनका जो नेचर है वो सेक्शन नंबर 16 क्लॉज A to D से बिलोंग करता है, उन सूट्स को हम छोड़ देते हैं। अगर उसके अलावा कोई भी सूट है तो उस सूट के किसी भी स्टेज के ऊपर कोर्ट अगर चाहे तो एफिडेविट के द्वारा या फिर किसी और तरीके से कोर्ट डिफेंडेंट को बोल सकती है कि आपको ये जो सिक्योरिटी है इसको फर्निश करनी पड़ेगी फॉर योर अपीयरेंस। वो सिक्योरिटी इसलिए ली जाती है ताकि कोर्ट जो है ये इस चीज से निश्चिंत हो जाए कि भाई जो डिफेंडेंट है वो अपने बताए गए टाइम पर अपीयर होगा। That the defendant with intent to delay the plaintiff, वो सिक्योरिटी किस लिए ली जा रही है? वो इसलिए ली जा रही है ताकि जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट के वक्त को जाया ना करे और डिले ना करे इन द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, और जो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री होगी, जो डिग्री का जो एग्जीक्यूशन होगा उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, उसको डिले ना करे, तो इस वजह से वो सिक्योरिटी ली जाती है। और दूसरी बात, वो सिक्योरिटी इसलिए भी ली जाती है ताकि हैज एब्सकॉन्ड और लेफ्ट द लोकल लिमिट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो लोकल लिमिट है ज्यूरिसडिक्शन जो है कोर्ट की, उसको छोड़ करके वो कहीं भाग ना जाए, इसलिए भी वो सिक्योरिटी ली जाती है। इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड, तो कहीं वो उसको भागने की तैयारी में ना हो, इसलिए भी ली जाती है। और लीव द लोकल लिमिट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ, जो उसकी प्रॉपर्टी है या उस प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट है उसको वो लेकर के ना चला जाए या फिर उस प्रॉपर्टी को वो बेच न दे। Has disposed of or removed from the local limit of the jurisdiction of the court his property or any part, वही जो मैंने आपको बताया कि disposed of ना कर दे या फिर लेके ना चला जाए अपनी प्रॉपर्टी को, तो इस वजह से जो कोर्ट होती है हमारी वो सिक्योरिटी को फर्निश करवाती है। इसका बी पार्ट कहता है that the defendant is about to leave India under circumstances affording reasonable probability that the plaintiff will or may thereby be obstruct or delay in the execution of any decree that may be passed against the defendant in the suit। तो एक तरफ तो हमने लोकल लिमिट्स देख ली, दूसरी चीज ये भी कहता है कि कहीं वो इंडिया ही ना छोड़ करके भाग जाए, इसलिए सिक्योरिटी फर्निश करानी बहुत जरूरी है। That the court may issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court to show cause why he should not furnish security। तो अगर कोर्ट में उसने सिक्योरिटी को फर्निश नहीं करी तो कोर्ट उसको बोलेगी कि इसको अरेस्ट करके लेकर के आओ, वारंट निकालेगी अरेस्ट करने का, अरेस्ट करके लेकर के आओ, और आकर के
उसको ये जवाब देना पड़ेगा। शो कॉज का मतलब होता है जवाब देना है आपको कोर्ट को कि आपने जो सिक्योरिटी है वो फर्निश क्यों नहीं करी जो आपके अपीयरेंस के लिए हमने मांगी थी आपसे। प्रोवाइडेड दैट द डिफेंडेंट शैल नॉट बी अरेस्टेड इफ ही पेज टू द ऑफिसर। अगर सपोज कीजिए वारंट इशू हुआ और हम डिफेंडेंट को अरेस्ट करने पहुंच गए, तो वहां पर जो भी ऑफिसर जाएगा अगर उस वक्त में वो ऑफिसर को वो सिक्योरिटी दे देता है, फर्निश कर देता है, उस टाइम पे जो कोर्ट ने मांगी थी वो उस टाइम पे दे देता है, ऑफिसर को दे देता है, तो भी वो अपने अरेस्ट से बच सकता है। उस टाइम पर भी फिर जो ऑफिसर होगा वो सिक्योरिटी को ले लेगा, उसके सिग्नेचर वगैरह ले लेगा, जो भी तरीका है सिक्योरिटी को लेने का, और उसको फिर अरेस्ट नहीं करेगा और उसको बोल देगा कि आपको जो नेक्स्ट डेट होगी कोर्ट पे उसको वहां पर अपीयर होना है। अब इसके अंदर हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है, ये रूल 3 है ऑर्डर 38 का, ये कहता है प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू द डिस्चार्ज। अब मान लीजिए कि आपने किसी डिफेंडेंट की श्योरिटी दे दी, आपने कहा जी अगर ये डिफेंड, श्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि जी आप जैसा भी बोलेंगे वैसा डिफेंडेंट करेगा, अगर डिफेंडेंट ऐसा नहीं करता तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, मैं इसकी श्योरिटी ले रहा हूं। तो अगर आपने किसी भी डिफेंडेंट की श्योरिटी ली है, तो अगर डिफेंडेंट ने उस काम को नहीं करा तो फिर आप उस चीज के लिए लायबल होंगे। आपको जो भी जस्टिस होगा, जो भी ऑर्डर पास होगा, उस ऑर्डर की फुलफिलमेंट फिर आपको करनी होगी। तो ये श्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द कोर्ट शैल समन द डिफेंडेंट टू अपीयर और इफ इट थिंक फिट मे इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो एक चीज और भी है, मान लीजिए कि आपने अगर कोर्ट को डिफेंडेंट को अरेस्ट करना है और डिफेंडेंट नहीं मिलता, आपने श्योरिटी दी है, तो कोर्ट डिफेंडेंट की जगह फिर आपको अरेस्ट करेगी। तो वहीं इन्होंने हमें ये भी बता दिया है कि अगर जो श्योरिटी है उसको लगता है कि मैं अब डिफेंडेंट की श्योरिटी नहीं बन के रहना चाहता, तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट के अंदर और कोर्ट से कह सकता है कि सर मैं अब इसकी जो डिफेंडेंट है इसकी श्योरिटी बन के नहीं रहना चाहता और आप मुझे इससे बाहर निकाल दीजिए। तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी और कोर्ट डिफेंडेंट को दोबारा से वारंट इशू करेगी कि आप या तो श्योरिटी को ला करके पेश करें, दूसरी श्योरिटी लगाएं हमारे पास में, नहीं तो हम आपको उठा करके सिविल प्रिजन के अंदर डाल देंगे। तो कोर्ट, अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो आप अपनी श्योरिटी को निकाल भी सकते हैं एट एनी स्टेज एनी टाइम। हमारा रूल 4 कहता है प्रोसीजर वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। तो वही हमारा जो डिफेंडेंट है, मान लीजिए किसी ने अपनी श्योरिटी वापस निकाल ली है डिफेंडेंट के पास से कि अब मैं इस डिफेंडेंट का श्योरिटी नहीं बन के रहना चाहता, डिफेंडेंट ने, तो उस टाइम पे क्या होगा कि डिफेंडेंट के ऊपर दोबारा से वही वारंट इशू होगा और डिफेंडेंट को सिविल प्रिजन के अंदर डाल दिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो एक फ्रेश सिक्योरिटी जो भी उसको बोली जाती है सिक्योरिटी के लिए कि आपको ये अमाउंट देना है या फिर आपके लिए कोई श्योरिटी बन करके आना चाहिए, अगर वो चीज नहीं होती है तो उसको सिविल प्रिजन के अंदर डाल दिया जाएगा। इसका प्रोविजो ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड, किसी भी पर्सन को जो है जेल में नहीं रखा जाएगा लॉन्गर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा, नॉर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ 6 वीक व्हेन द अमाउंट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज। अगर 50 रुपए से कम का अमाउंट है तो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए उसको जेल में रख सकते हैं, और 50 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो 6 महीने तक उसको जेल के अंदर रखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता। Provided also that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order। तो वही चीज इन्होंने ये दोबारा से कही है कि अगर उस डिफेंडेंट ने जो सिक्योरिटी मांगी गई है, फर्निश करने के लिए कहा गया है कि आपको ये सिक्योरिटी फर्निश करनी है, श्योरिटी देनी है, एक अमाउंट देना है, ये चीज जमा करानी है, अगर उसने वो चीज प्रोवाइड करा दी, वो चीज दे दी, उस ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया, तो फिर उसको, या अगर वो जेल के अंदर है तो उसको निकाल दिया जाएगा सिविल प्रिजन से, और अगर उसने जाने से पहले दे दी तो फिर उसको सिविल प्रिजन के अंदर डाला ही नहीं जाएगा। तो आई होप आप ये सेक्शन नंबर 94, सेक्शन नंबर 95 और ऑर्डर नंबर 38 को समझे होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है ऑर्डर्स 38 से रिलेटेड 94, 95 सेक्शन से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।